तो कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आपने प्लांट ब्रीडिंग का अपने कॉन्सेप्ट और प्लांट ब्रीडिंग का पहला फर्स्ट क्लास अपनी आ चुकी थी, तो कैसी लगी आपको देख के उसके बारे में कमेंट राय ज़रूर बताएं। और आज का सेशन अपना रहेगा हिस्टोलॉजिकल डेवलपमेंट, इसको लेके अपन बात करेंगे आज। इसके फोर्थ पार्ट में अलग अलग मेंडेलियन काल है, 1900 से लगा के अपन 1950 तक अपन बात करेंगे। 1900 से 1950 तक अब पूर्व मेंडेलियन काल से स्टार्ट करेंगे और मेंडेलियन आधुनिक काल तक अपन इसमें चर्चा करेंगे, आराम से पढ़ेंगे और जितना हो सके बेहतरीन कंटेंट को समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए अपनी बात हो गई, आगे का ये सेशन स्टार्ट करते। तो जितने भी स्टूडेंट एक बार देख रहे हैं अपने सब साथियों से कहना चाहूँगा कि पेन कॉपी साथ में लेके बैठे, जिस प्रकार ये नोट्स है उस टाइप से आप पॉइंट बना के अपना नोट्स बना लेवे, जिससे याद करने में आसानी रहेगी आपको। ठीक है, तो आज का सेशन रहता है हिस्टोलॉजिकल डेवलपमेंट। सबसे पहली बात करेंगे हिस्टोलॉजिकल डेवलपमेंट, इनको कितने भागों में बांटा है, तो 4 भागों में बांटा है। ठीक है, सबसे पहले आता है कि फर्स्ट नंबर पॉइंट है पूर्व मेंडेलियन काल, जो 1900 से स्टार्ट होता है। 1900 से पहले की बात है ये, 1900 से पूर्व, प्री मेंडेलियन पीरियड ऑफ बिफोर 19। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट इसको अपन विस्तार से आगे पढ़ेंगे, आगे मैं डिटेल से बताऊंगा इसके बारे में। उसके बाद आता है 1900 से लगा के 1920 तक, वो आता है मेंडेलियन पीरियड। ठीक है, सेकंड नंबर पॉइंट हो गया। और थर्ड नंबर पॉइंट है वो है पश्चिम मेंडेलियन काल, 1921 से लगा के 1950 तक। उसके बाद अपना क्या स्टार्ट होगा, आधुनिक काल, जो 1900 से 50 के बाद जो आधुनिक वर्तमान में अभी चल रहा है। ठीक है, इसके बारे में, आधुनिक के बारे में अपन, इसके बारे में कैसी क्रॉप क्या होता था, प्लांट ब्रीडिंग में इसका क्या रोल रहा, इसके बाद प्लांट ब्रीडिंग कैसे ग्रोथ हुई, वगैरह वगैरह, इसके बारे में अपन आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, मॉडर्न पीरियड आफ्टर 1950। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं अपन। फर्स्ट अपन लेके चलेंगे, आपको दिखाई कम देता होगा, मैं स्लाइड को थोड़ी जूम कर देता हूँ। तो पूर्व मेंडेलियन काल 19, पूर्व मेंडेलियन काल है 19 से पहले की बात है ये। उस समय के पश्चात प्री मेंडेलियन पीरियड बिफोर 90। मेलिनी नाम का एक साइंटिस्ट था, जो 1676 की बात है। सबसे पहले उन्होंने क्या बताया कि परागकोश पौधे होते हैं वो नर जननांग के होते हैं। कौन से होते हैं? परागकोश कोई पौधा है, वो कौन सा होता है? नर जननांग, नर जननांग के होते हैं। ये किसने बताया? तो मेलेनी गेटन, 1676 में, ये सन याद रखना। ठीक है, उसके बाद अपन बात करते हैं, ब्लैक पेन ले लेते हैं अपन, चलो। तो उसके बाद एक नए साइंटिस्ट, ही फर्स्ट ऑफ रिपोर्टेड टू एंथर्स आर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनिज्म ऑफ प्लांट। इसमें उन्होंने वही बताया, परागकोश पौधे के नर जननांग होते हैं। इन्होंने किसने बताया? मेलेनिकेशन। सब कुछ अपन को इसी क्लास में याद करना है, एक बार क्लास देख लेनी है, उसके बाद अपन को हाथों हाथ यही याद करने की कोशिश करनी है। ठीक है, दूसरे साइंटिस्ट आते हैं इसमें, नंबर 2 नंबर पे है, वो कौन है? तो 2 नंबर पे आते हैं, वो है कैमरारियस। कैमरारियस ने, इन्होंने 1694 में इन्होंने क्या बताया कि इन्होंने बताया था सबसे पहले कि पादपों में कोई भी प्लांट है उसमें जानवरों की भांति जननांग होते हैं, मतलब जानवर की तरह ही पौधे में भी क्या होता है? जननांग अंग पाए जाते हैं। ये किसने बताया है? कैमरारियस 1694 ईस्वी में इन्होंने बताया था कि जिस प्रकार एक पौधा होता है उसी प्रकार जानवरों में भी इसी के भांति जननांग होते हैं। ठीक है, इन्होंने ये बताया, डेफिनेशन दिया इन्होंने। ही फर्स्ट ऑफ रिपोर्टेड दैट प्लांट हैव रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनिज्म जस्ट लाइक एनिमल्स। ठीक है, यही बात इन्होंने भी बोली है, जिस प्रकार प्लांट में जनन होता है उसी प्रकार जानवरों की भांति जननांग किस में होता है? प्लांट में होता है। ये इन्होंने कैमरारियस ने बताया था। कब बताया था? 1664 में। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। अब नए साइंटिस्ट की इस बात करेंगे अपन आगे। फेयरचाइल्ड, नए एक फेयरचाइल्ड नाम के साइंटिस्ट है, इन्होंने क्या कहा है देखिए। 1717 में इन्होंने क्या बताया? इसने
सर्वप्रथम कृत्रिम पादप संकरण उत्पन्न किया। किसने किया? सबसे पहले इन्होंने क्या कर दिया? आप तो सबसे पहले इन्होंने किया है कृत्रिम पादप। कृत्रिम पादप क्या होता है? कृत्रिम तरीके से मतलब नया पादप तैयार करना, संकरण करवाकर उसका नया प्लांट को डेवलप करना ही पादप संकरण है। संकरण करवा के नया उत्पन्न किया है इन्होंने। यह पादप कौन सा था? बाध्य था, इसलिए इसे फेयरचाइल्ड ने क्या कर दिया? खच्चर कहा गया। ठीक है, यह पादप कृत्रिम पादप तो इन्होंने तैयार कर लिया, लेकिन ये क्या था? बद्ध पादप था, जो नई जनरेशन को पीढ़ी डेवलप नहीं कर सकता था, नई पीढ़ी उत्पन्न नहीं कर सकता था, इसलिए इसका नाम कर दिया, इसको क्या कहा? खच्चर कहा। ठीक है, चलिए आगे चलते। ही डेवलप में फर्स्ट आर्टिफिशियल प्लांट हाइब्रिड विच वाज स्टेरिल इन नेचुरल, हैंस इट इज़ ऑल्सो क्लेड एज मेल ऑन फर्टी चाइल्ड। ठीक है, वही बात इन्होंने बोली है। और इसके बाद नए साइंटिस्ट आएंगे, जेसफ कैलकुलेटर ने इन्होंने क्या किया? 1760 ईस्वी में से लगा के 1766 का इनका काल रहा है। इन्होंने क्या किया है कि इस तंबाकू पर संकरण का प्रयोग किया था। किसने किया था? पर संकरण प्रयोग किया था। ही इल्ड हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट ऑन टोबैको पर एक्सपेरिमेंट किसने किया था? तो वो किया था जेसम कैलकुलेटर ने। 1760 से लगा के 1766 के बीच में इन्होंने ये किया था। ठीक है, टोबैको पे एक्सपेरिमेंट किया था इन्होंने। अगले साइंटिस्ट की बात करते हैं। यहीं तक है 1760, इसके बाद अपना 1760 से 67 तक ये हो गया। अब अपनी कौन सा सेशन स्टार्ट होता है? मेंडेलियन काल। ठीक है, आज अपन ने क्या पढ़ लिया मैं बता देता आपको। ये पढ़ा था 1900 से पूर्व, मतलब 1900 से पहले की बात अपन ने पढ़ी थी, मतलब 1760 तक पूर्व मेंडेलियन काल। अब स्टार्ट होता है अपना मेंडेलियन काल। चलिए मेंडेलियन काल के बारे में अपन पढ़ते हैं। यहाँ तक अपन ने तंबाकू पर संकरण किसने किया? तो जोसेफ कोलेलेटर नामक एक साइंटिस्ट है, इन्होंने टोबैको पर एक्सपेरिमेंट किया था। इसके बाद होता है मेंडेलियन काल। मेंडेलियन काल क्या है? कब से कब तक चला ये मेंडेलियन काल? ये ध्यान होना चाहिए, 1900 से लगा के 1920 तक इसका टाइम पीरियड है। और वर्ष 1900 में मेंडल के 3 वैज्ञानिकों ने प्रकाशित किया था। ठीक है, ये एग्जाम में थ्योरी में पूछ सकता है अपन को। एक क्वेश्चन आता है कि मेंडेलियन काल में 3 वो साइंटिस्ट का नाम पूछेगा, कौन कौन से थे जिन्होंने पुनः मेंडल की खोज की थी। वो है 3 साइंटिस्ट। 1900 में मेंडल के 3 कार्यों वैज्ञानिकों ने प्रकाशित किया था। मेंडेलियन के जन्म के उनके कार्य के बाद इन्होंने वापस पुनर्खोज की थी। इन्होंने तीनों साइंटिस्ट ने मिलकर और मेंडेलियन काल को प्रकाशित किया था। ये अपन को बात ध्यान रखनी चाहिए। इसी के लिए आगे है, मेंडेलियन वर्क हैज rediscovered इन द ईयर ऑफ 90 बाई 3 साइंटिस्ट। ओके, तो वो 3 साइंटिस्ट कौन कौन से हैं? नंबर 1 फर्स्ट नाम आता है, वो है एरिक शेरमाक। कौन है? एरिक शेरमाक नामक एक साइंटिस्ट है। एरिक शेरमाक है। एरिक वॉन टेसरेमार्क का इसका पूरा नाम है। कार्ल कोरेंस और हुगो डी ब्रिज, ये तीनों साइंटिस्ट अपन पहले भी पूर्व फर्स्ट ईयर में अपन पढ़ के आ चुके हैं इन तीनों के बारे में। एरिक वॉन शेरमाक और कार्ल कोरेंस और हुगो डी ब्रिज, ये 3 साइंटिस्ट थे मेंडल के। मेंडल के कार्यों का मुख्य सिद्धांत का इन्होंने क्या किया था? मेंडल के 2 मुख्य सिद्धांतों का इन्होंने पता लगाया था। ठीक है, 2 मेन प्रिंसिपल आर फिगरेड आउट फ्रॉम मेंडेलियन इज वर्क। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है ना? 3 साइंटिस्ट का नाम नोट कर देना है, कौन कौन से हैं? एरिक वॉन, इसको किस प्रकार से आप याद करें थे? एक के हिसाब से भी याद कर सकते हो, जैसे कि फर्स्ट नंबर ए पे कौन आता है? ए पे आएगा एरिक वॉन शेरमाक। और ए फर्स्ट नंबर पे आता है एरिक वॉन शेरमाक। सी के बाद क्या होगा? सी सेकंड नंबर आता है, इसीलिए सी के हिसाब से कार्ल कोरेंस याद हो जाएगा आपको। और उसके बाद आता है थर्ड नंबर, वो है एच को एच आता है, वो लास्ट में आता है उसके हिसाब से। ये हो गया ए, ये हो गया सी और ये हो गया एच। तीनों साइंटिस्ट का नाम इसके हिसाब से आप भी याद कर सकते हो। ACH के हिसाब से ए मतलब एरिक वॉन शेरमाक, और सी है कार्ल कोरेंस, और एच है हुगो डी ब्रिज। ठीक है, इस तरह से इस साइंटिस्ट का नाम याद हो सकता है। चलिए आगे चलते हैं अपन। यहाँ तक होगी मुख्य बातें अपने। और कुछ लॉ दिए थे जो साइंटिस्ट इन मेंडल के 2 मुख्य सिद्धांत हैं, उनके 2 अपन को वो नियम हैं, उनको ध्यान रखना है अपन को।
फर्स्ट लॉ दिया है वो है पृथक्करण का नियम, पृथक्करण का लॉ ऑफ सिग्निफिकेशन। सेकंड नंबर है स्वतंत्र अफ्यूम का नियम। इनके बारे में अपन आगे पढ़ेंगे। स्वतंत्र पृथक्करण का नियम क्या होता है, स्वतंत्र अफ्यूम का नियम क्या होता है, इंडिपेंडेंट एसोर्टमेंट। ठीक है, इन्होंने किया था। 2 सिद्धांत कौन कौन से दिए अपन को, नाम याद रखना है इसके बारे में, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अफ्यूम का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एसोर्टमेंट और सिग्निफिकेशन। ठीक है, सेग्रीगेशन। ठीक है, 2 नियम अपन को ध्यान रखने इसमें। उसके बाद आता है हुगो डी ब्रिज। हुगो डी ब्रिज ने कौन कौन से वर्ड या प्रस्तुत किए, उन्होंने क्या क्या दिया, उसके बारे में थोड़ा बहुत है इसकी डिटेल। हुगो डी ब्रिज ने 1902 में क्या दे दिया, उत्परिवर्तनवाद। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया, ये क्वेश्चन अपन को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल सकता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं फर्स्ट उसमें पूछा जा सकता है कि हुगो डी ब्रिज नाम का एक साइंटिस्ट है, इसने कौन सा सिद्धांत दिया, तो अपन को याद रखना है उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। ही डेवलपमेंट म्यूटेशन थ्योरी किसने दी, तो वो हुगो डी ब्रिज ने दिया। सभी क्लास को देख रहे हैं एक बार, जितने भी दोस्त आपके जुड़े व्हाट्सअप टेलीग्राम वगैरह लिंक सेंड कर दें, शेयर करें। और चलिए, ही डेवलपमेंट म्यूटेशन थ्योरी, अब आगे बात करेंगे। इन्होंने उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया, आपको समझ में आ गया। सेकंड नंबर पे है बेटसन और पुनेट। बेटसन और पुनेट नाम 2 साइंटिस्ट आते हैं। इन्होंने क्या किया था, मीठी मटर की संलग्नता की खोज किसने की थी, तो लिंकेज इन स्वीट पी की डिस्कवर किसने किया था, तो वो किया था बेटसन एंड पुनेट नामक 2 साइंटिस्ट थे, इन्होंने किया था। ठीक है, अपन को ये बात ध्यान रखनी है, नोट कर लेना। जितने भी साथी है अपनी नोटबुक में नोट्स बनाते रहे, इसके हिसाब से अपन जैसे जैसे क्लास को आगे लेकर चलते जाएंगे, आपको धीरे धीरे पूरी याद होता रहेगा। ठीक है, अब नए साइंटिस्ट आएंगे अपने, वो है G.S. सोल, जो वह एस्ट नाम के 2 साइंटिस्ट है। 1905 पर इन्होंने क्या किया था, इन्होंने किया था कि मक्का में अंत प्रजनन करवाया। मक्का का कोई बीज लिया और उनके अंदर प्रजनन करवाया, ताकि क्या हो सके, संकर और की संभावनाओं का पता लग सके। मतलब नई किस्मों को डेवलप करने के लिए संकरण ओज की संभावना इसमें है या नहीं है, इसका पता लगाया जा सके। इसके लिए इन्होंने मक्के का बीज लिया और उस पर प्रजनन करवाया गया। ठीक है, ये G.S. सोल एंड ईस्ट नामक 2 साइंटिस्ट थे, इन्होंने ये मक्के के अंदर किया है। They did interbreeding in maize crops so that possibility of hybrid behavior can be figured out। ठीक है, इन्होंने ये दिया था। आपको पता चल गया मक्का के बारे में, प्रजनन किसने करवाया, तो इन दोनों साइंटिस्टों का नाम अपन को ध्यान रखना है। G.S. सोल ने 1914 में इन्होंने क्या किया था, संकरण ओज के लिए हेट्रोसिस वर्ड का प्रयोग सुझाव दिया। किन्होंने दिया सुझाव, या अपन बोल सकते हैं कि शब्द किसने दिया, वो है हेट्रोसिस। हेट्रोसिस शब्द आपको आगे भी पढ़ने को मिलेगा। हेट्रोसिस शब्द किसने दिया, तो वो है हेट्रोसिस शब्द G.S. सोल नामक एक साइंटिस्ट है, इन्होंने दिया था। संकरण ओज के लिए हेट्रोसिस शब्द का सुझाव दिया। ही सेगेस्ट हेट्रोसिस टर्म ऑफ फॉर हाइब्रिड वेगर। ठीक है, ये इन्होंने दिया था। इसके बाद निल्सन एलिल नामक 1991 निल्सन एलिल ने दिया था 1901 में। इसने क्या किया, इन्होंने किया था कि गेहूं और जौ की जई में सुधार के उद्देश्य शुद्ध वंशक्रम वर्ण प्रारंभ किया था। क्या किया था, आपको इससे समझ में आ रहा है कि गेहूं और जौ की और जई तीन सीड लिया इन्होंने, और उनके सुधार के लिए उद्देश्य क्या था, मुख्य रूप से शुद्ध वंशक्रम, मतलब कि तीनों सीडों के अच्छे वंशक्रम उन्नत पीढ़ी डेवलप करने हैं। उसके लिए उन्होंने 3 प्रकार की एक वेराइटी ली, और इनके सुधार के लिए हाई यील्ड वेराइटी के लिए डेवलप करना है शुद्ध इनका वंश, आने वाले वंशक्रम को पूरा शुद्ध करना, उसके लिए इन्होंने प्रारंभ किया था। वो किया था निल्सन एलिन ने। ही स्टार्ट पुअर लाइन सिलेक्शन इन व्हीट बार्ले एंड फॉर द पर्पज ऑफ फॉर इम्प्रूवमेंट। ओके, यहाँ तक आपको निल्सन एलिन तक समझ में आ गया आपको। तो चलिए अपन आगे बात करेंगे। अब मैंने जैसे बताया था आपको, मेंडेलियन काल स्टार्ट हो गया है अब 1921 से लगा के 1950 तक। तो चलिए, पोस्ट मेंडेलियन पीरियड है 1921-1950। डुस्टिन नामक एक साइंटिस्ट है, इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने किसकी खोज की है, तो इन्होंने की है, डुस्टिन नामक साइंटिस्ट है, 1934 में इन्होंने खोज की है। कब की है, 1934 में। कोचिसिन नामक एक केमिकल है, उसकी इन्होंने खोज की है। ठीक है, ये क्वेश्चन बेसिक है, अपन को पढ़ते रहना है, ज़्यादा ध्यान नहीं दे, याद हो तो याद कर लेना, बाकी नहीं पूछा जाएगा इतना। ही डिस्क्राइब द कोचिसिन केमिकल। आर्ले एंड नोबल इनके बारे में थोड़ा बहुत देख लेते हैं।
हार्ले एंड नोबल इन्होंने गुणसूत्रों की संख्या दुगुनी करने के लिए मतलब कोचिसिन का प्रयोग किया था। ये क्वेश्चन बन सकता है कि हार्ले नोबल ने गुणसूत्रों की संख्या डबल करने के लिए कोचिसिन का प्रयोग किया था। किसका प्रयोग किया था? कोचिसिन का प्रयोग किया था। ठीक है। ही फर्स्ट ऑफ यूज द कोचिसिन डू डबल द नंबर ऑफ द क्रोमोजोम्स। ठीक, ओके। अब आते हैं मूलर। मूलर इंपॉर्टेंट है, इस ये पूछ सकता है मूलर ने क्या कहा था, इसके बारे में इंपॉर्टेंट लगा देना। मूलर ने 1927 में इन्होंने ड्रोसोफिला में उत्परिवर्तन उत्पन्न करने के लिए एक्स किरण का उपयोग किया था। ठीक है, क्या किया था इन्होंने? ड्रोसोफिला में उत्परिवर्तन उत्पन्न करने के लिए एक्स किरणों का उपयोग किसने किया था? तो वो किया था मूलर ने। कब किया था? 1927 में। किसके लिए? ड्रोसोफिला में। किस में किया था? ड्रोसोफिला में उत्परिवर्तन उत्पन्न करने के लिए कौन सी किरण का? एक्स किरणों का प्रयोग किया था। ही यूज एक्स रेज इज द ग्रेट म्यूटेशन इन द ड्रोसोफिला। चलिए आगे चलते हैं, मूलर की बात होगी। यहाँ अगले साइंटिस्ट आएंगे अपने, वो है स्टर्डल। 1928 में इन्होंने किया था स्टर्डल ने, इसने जो म्यूटेशन उत्पन्न करने के लिए एक्स किरणों का उपयोग किया था। इन्होंने जो में किया था और उन्होंने ड्रोसोफिला में किया था मूलर ने। बात सेम टू सेम है, बात यही रखना है, बाकी कोई ज़्यादा दिमाग पे लोड लेने की ज़रूरत है नहीं। चलिए आगे चलते हैं अपन। वेबोलियन नाम का ये साइंटिस्ट है। इन्होंने 1916 से 1925 में, यह कौन से साइंटिस्ट हैं? यहाँ एक रूसी वैज्ञानिक है। इन्होंने पादप की पुनर्स्थापन विधि का आविष्कार किसने किया था? तो वेबोलिव नामक साइंटिस्ट है, आविष्कार किया था। इन्होंने पुनर्स्थापन विधि का आविष्कार किया। विभिन्न फसलों में उत्पत्ति केंद्र भी बताए थे इन्होंने। विभिन्न क्षेत्र में मतलब फसल जो भी क्रॉप्स हैं उनके अलग अलग उत्पत्ति केंद्र भी बताए, जैसे अलग अलग, जैसे मक्का का उत्पत्ति केंद्र है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, और वीट का कौन सा है, बार्ले का कहाँ है। इस प्रकार से उन्होंने अलग अलग उत्पत्ति केंद्र भी बताए थे। ही वॉज द रशियन साइंटिस्ट। ओके, ही डेवलप प्लांट इंट्रोडक्शन मेथड्स। ही ऑल्सो गिव सेंटर्स ऑफ ओरिजिन एंड डिफरेंट क्रॉप्स। ठीक है, वेबोलियन ने यही बताया था, एक रूस के साइंटिस्ट है वेबोलियन। इन्होंने बताया कि पादप को पुनः स्थापन करना है, किसी स्थान से दूसरे स्थान पर पुनः स्थापन करना है, इसकी विधि क्या होगी, इसका आविष्कार इन्होंने किया था। और इसके बाद अलग अलग इसका उत्पत्ति स्थान की, कौन सा पादप कहाँ पे पहले इसका ओरिजिन था, उसके बारे में इन्होंने अलग अलग केंद्र भी बताए हैं। ठीक है, उसके बाद है रोड्स। 1933 में इसने मक्का में CMS की खोज की थी, कैम्स की खोज की थी रोड्स ने। अब बात करेंगे अपन आधुनिक काल की बात करेंगे। ये सब हिस्ट्री पढ़ रहे हैं अपन, ध्यान रखना आप सब, अपन हिस्ट्री पढ़ रहे हैं प्लांट ब्रीडिंग की। इसके आगे नए नए सेशन आते रहेंगे और इसके बारे में अपन चर्चा करते रहेंगे। ये अभी तक हिस्ट्री चल रही है अपनी। आधुनिक पीरियड 1950 के बाद क्या टाइम है उसके बारे में अपन बात करते हैं। 1950 के बाद क्या हुआ प्लांट ब्रीडिंग में। आफ्टर प्रिंटर 1951 में फसली पादपों में कीट रोधिता को समझाया। किसने समझाया? पॉइंटर नाम का एक साइंटिस्ट है, उन्होंने समझाया कि फसलों पादप में कीट रोधिता मतलब कीटों को रोकने के लिए कैसे प्रयोग किया जाता है, इन्होंने किसने समझाया? तो पॉइंटर ने समझाया। उसके बाद है, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। वॉल्कर नाम का साइंटिस्ट आएंगे अब। कौन से? वॉल्कर ने 1953 में इसने फसल पादप में रोग रोधिता को इन्होंने भी समझाया था, और इन्होंने पॉइंटर और वॉल्कर नामक दोनों साइंटिस्ट ने इन्होंने समझाया है। आगे चलते हैं, नोट्स बनाते रहना जितने भी साथी मेरे इस वीडियो को भाई बहन देख रहे हैं, 3rd सेमेस्टर वाले। ही एक्सप्लेन डिजीज रेजिस्टेंस इन क्रॉप प्लांट, ये मतलब इन्होंने फसल पादपों में रोग रोधिता को ही समझाया है। अब बात करेंगे एनी बोरलॉग, जो हरित क्रांति के जनक बोले जाते हैं, अपन सब जानते हैं, इनसे परिचित है पहले से। इनके बारे में बात करें, इन्होंने क्या दिया एनी बोरलॉग 1961 में इन्होंने नोरिन 10 जीन को बसंती गेहूं में स्थानांतरित करके उत्तम बोनी किस्मों का विकास किया। इसके लिए इन्होंने 1970 में नोबेल पुरस्कार मिला है। ठीक है, अपन को ये याद रखना है कि एनी बोरलॉग नामक एक साइंटिस्ट है, उन्होंने कौन सी जीन ली? तो उन्होंने नोरिन 10 जीन को कौन सी गेहूं में बनाया, बसंती नामक एक वैरायटी है गेहूं की, उसमें इस जीन को, कौन से जीन? नोरिन 10 जीन को इसमें स्थानांतरित कर दिया। और उसके बाद उत्तम बोनी किस्म, मतलब पहले क्या होता था, पहले के जो गेहूं होते थे अपने, वो बहुत लंबे लंबे होते थे, जिसके वो बहुत लंबे प्रोडक्शन होता था, लेकिन उत्पादन इतना प्रोडक्शन अपन को, जो हाई यील्ड वैरायटी होती है वो उत्तमन और अधिक लाभ नहीं प्राप्त होता था, किसानों को अधिक वो नहीं होता था, केवल उनका घास फूस वगैरह इतना बड़े बड़े हो जाते थे। उसको ही कम करने के लिए इन्होंने नॉर्मली बोल लोग इन्होंने क्या किया कि इन्होंने क्या नोरिन 10 जीन को बसंती गेहूं में स्थानांतरित करके उत्तम बोनी किस्म का डेवलप किया, और इसीलिए उनको 1970 में क्या किया, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
चलो यहाँ तक आपको आराम से समझ में आ गया। आगे चलते हैं अपन। ही डेवलपमेंट मैनी सुपीरियर डार्फ वेराइटी ऑफ एक्सप्लोरिंग व्हीट बाय ट्रांसफिरियन नोरिन 10 जीन गेट नोबल प्राइज़ इन 1970। ओके, ज़्यादा इसमें कुछ याद नहीं रखना है। नोरिन 10 को बसंती गेहूँ है, उसमें बसंती नाम के गेहूँ की वैरायटी है, उसमें इसको स्थानांतरित करके बोनी मतलब डार्फ वैरायटी इन्होंने बना दी है। और इसके लिए 1970 में उन्हें क्या मिल गया, नोबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गया। ये आधुनिक काल आपका यहाँ तक समाप्त हुआ। और चलिए आज का सेशन यहीं तक। कल से अपन हेडिंग लगा देना, कल से अपन पढ़ेंगे मेजर अचीवमेंट ऑफ प्लांट ब्रीडिंग के बारे में। 20वीं शताब्दी उपज में इम्प्रूवमेंट इन यील्ड, मतलब प्लांट ब्रीडिंग में कैसे इम्प्रूवमेंट हुआ 20वीं शताब्दी के बीच में, ये कल अपन पढ़ेंगे। मेजर अचीवमेंट का टॉपिक कल रहेगा ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। ठीक है, यहाँ तक आप हेडिंग लगा के छोड़ दो। कल से आगे की क्लास अपन कल पढ़ेंगे। कल की क्लास नहीं आ पाई थी, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। कल थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, इस वजह से क्लास नहीं आ पाई किसी कारणवश। और जैसे जैसे आगे चलेंगे और जितने भी साथी देख रहे हैं, अब आप लोगों को क्या करना है ना, अभी एक बार इन नोट्स को केवल इतना नोट्स नहीं कि सब आप लिखते रहो, ऐसा कुछ नहीं करना है। आप जैसे जैसे क्लास एक बार देख लो और मेन पॉइंट आपको जैसा जहाँ लगे आप उसके हिसाब से पॉइंट बना लो और अब खुद अपनी सेल्फ मतलब पॉइंट बना के पॉइंट के हिसाब से याद रख लो आप। बाकी पूरा लिखने जाओ के तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और अब के मिड टर्म एग्जाम भी अभी बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाले हैं, उसके लिए केवल मेन पॉइंट आपको जो इम्पोर्टेंट मैंने बता दिया वैसे आपको। और उसमें मुख्य रूप से कोई भूमिका बात हो वो आप कर लेना। और कोई भी डाउट रहा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और चलिए फिर मिलेंगे अगले वाले सेशन में। कैसा लगा आज का वीडियो, उसके लिए आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। जय हिंद, जय भारत। ओके, थैंक यू।